हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके सामने आरो भाग 1 का दूसरा अध्याय मियां नसीरुद्दीन, जो कि लिखा है कृष्णा सोबती जी ने। और इसकी जो लेखिका है वो कृष्णा सोबती जी है। मियां नसीरुद्दीन का इसने रेखा चित्र खींचा है लेखिका ने यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, और ये विधा की दृष्टि से एक संस्मरण है आपका मियां नसीरुद्दीन के बारे में। मियां नसीरुद्दीन ये एक नानबाई थे जो अपना ये ख़ानदानी इनका धंधा था रोटियां सेकने का। ये तो मियां नसीरुद्दीन जो थे ये नानबाइयों के मसीहा कहा जाते थे, क्योंकि इनका ख़ानदानी ये काम था और परंपरा से चला आ रहा था। एक के बाद एक जैसे इनको अपने पिता से मिला, इस तरीके से ये इनको व्यवसाय मिला था। और एक बार लेखिका उधर से जा रही थी तो पटापट पटापट की आवाज़ आ रही थी। लेखिका वहाँ पर रुक जाती है और मियां नसीरुद्दीन से जो बातचीत होती है वही इस पाठ में बताया गया है। तो मियां नसीरुद्दीन ये एक संस्मरण है, क्योंकि लेखिका ने अपनी याद के आधार पर, कभी मियां नसीरुद्दीन जी से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने अपनी याद के आधार पर जो विधा लिखी जाती है उसे संस्मरण कहते हैं। और ये इसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी है। और इसका जीवन परिचय एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे जीवन परिचय मैं सारे डाल चुकी हूँ, आप एक प्लेलिस्ट में जाके जीवन परिचय की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको मिल जाएगा आरो भाग 1 के नाम से, और वहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं कृष्णा सोबती जी का। तो अभी मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी, वहाँ मैंने इसके जो साहित्य सम्मान आप जरूर देखना, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेगा। जिस बच्चे ने नहीं देखा है ना जीवन परिचय, ये चैप्टर आप पढ़ो तो शायद हो सकता है एक आध प्रश्न आपके काम आए या ना भी आए। लेकिन ये कृष्णा सोबती का जो जीवन परिचय है, इसकी जो रचनाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके उपन्यास भी और इनकी कहानी भी इनमें से जरूर आते हैं। ठीक है, तो आपको एक बार ज़रूर देख लेना। मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखा है, ये HPSC वाले स्टूडेंट के लिए भी और एस्टेट वाले स्टूडेंट को, दोनों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था। तो ये मैं अब दोबारा, शायद देखो इतना तो टाइम आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। PGT एस्टेट में एक प्रश्न पूछा जाता है, हम हस मत, अक्सर पूछा जाता है इससे संबंधित, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हम हस मत के क्षेत्र में संस्मरण शीर्षक से इसका एक हम हस मत के नाम से संस्करण के क्षेत्र में एक इनकी कृति है, जहाँ से ये जो मियां नसीरुद्दीन जो पाठ है वो भी इसी में से, इसी शीर्षक में से लिया गया है। ये दे रखा ना, मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हस मत नामक संग्रह से लिया गया है। यही प्रश्न पूछते हैं और कई बार ये पूछ लेते कि हम हस मत किसकी रचना है। तो इम्पोर्टेंट है, आप इसको एक बार जरूर इसका जीवन परिचय पढ़ ले। देखो वो मैंने पहले डाल दिया था, तो अब उसे मैं दोबारा नहीं पढ़ाना चाहूँगी। प्लीज़ थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो जो बच्चा अभी चैप्टर नहीं पढ़ पा रहा है वो पहले अपने जीवन परिचय रख दे पढ़ के। देखो बेटा, लेसन में से तो पहले की बात अगर मैं करूं, ये सिलेबस देने से पहले तो शायद 4 या 5 ही क्वेश्चन आते थे पूरी NCERT से। लेकिन इस बार का मैं नहीं कह सकती, क्योंकि साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में हमें सिलेबस दिया गया है और इस तरीके से मेंशन करके। और ये NCERT आती पहले भी रही है, लेकिन 4-5 क्वेश्चन ही आते थे, और इस बार का मैं कह नहीं सकती। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लिटरेचर को एक साइड मत करना, हिंदी साहित्य को एक साइड मत करना। हिंदी साहित्य की आदिकाल भक्ति काल तक का मैंने करवा रखा है। मैं सही कह रही हूँ, आपको प्रश्न आपका एक भी गलत नहीं होगा। यहाँ से देवनागरी लिपि का भी करवा रखा है। और बेटा अब तो इतना टाइम नहीं कि सारा करवाऊँ। हाँ, ये है कि समय रहते, अब जब जितना मेरे पास समय है उतनी वीडियो में डालती रहूँगी आपके पास, ठीक है। और जल्दबाजी में देखो सभी पे हाथ पैर मारना, इतना तो फिर वो कंटेंट भी होना चाहिए। अब हम जल्दबाजी में डाल देंगे, आगे आने वाले बच्चे वीडियो देखेंगे तो कहेंगे क्या पढ़ा रखा है, और ये फिर ऐसा थोड़ा भाग दौड़ में अच्छा भी नहीं लगता। आपको ये कहती हूँ कि थोड़ा कर लो, लेकिन उसे अच्छा करो। आपके पास भी समय की कमी है, समय की कमी तो मैं आपके पास नहीं कह सकती। हाँ, ये है कि आपको सिलेबस थोड़ा लेट दिया गया, और ये है कि आपको पहले से ही पता है कि ये चीज़ें आती हैं। हिंदी साहित्य का भी आपको पहले से ही पता था, तो कम से कम आपको 2-4 महीने पहले से अपनी तैयारी करनी चाहिए थी, ठीक है। तो हिंदी साहित्य की कुछ हमने आदिकाल के प्रैक्टिस सेट भी डाल रखा है, जो है वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो आपको हिंदी साहित्य नहीं छोड़ना है, मैं ये कह रही हूँ। कभी आप इन चैप्टरों के पीछे पड़े रहो और हिंदी साहित्य आपका रह जाए, वहाँ से प्रश्न आना लाजमी है। और अगर जो अभी HPSC PGT का जो
ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था उसकी तरह अगर हम देखें तो उन्होंने पूरा ही पेपर एनसीईआरटी में से बना रखा था, तो भाई कुछ भी नहीं कह सकते जब तक क्वेश्चन पेपर आपकी आंखों के सामने नहीं आ जाता। वहाँ पर एनसीईआरटी का कोई उसका हिंदी साहित्य के कुछ एक प्रश्न ही दिए गए थे, बाकी पूरा पेपर एचपीएससी स्क्रीनिंग का ऑब्जेक्टिव में से उसमें से था, सॉरी एनसीईआरटी में से। तो हम यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं, बातें मैं आपको बता रही थी, थोड़ा सा एनालाइज भी करना चाहिए ताकि आपको पेपरों के बारे में पता चले और आप अंधे होकर पढ़ाई ना करें। तो और ये जैसे भी मुझसे हो पाएगा, ये बड़े बड़े चैप्टर हैं, वो बसंत भाग 1-2 के तो छोटे छोटे थे तो इसलिए मैंने करवा दी। अब ये इसमें तो मुँह ही दुखने लग जाता है, इतना तो पढ़ना पड़ता है, इतना कंटेंट है इसमें। तो मियां नसरुद्दीन जो है आरो भाग 1 में रचित है, कृष्णा सोबती जो द्वारा लिखा गया ये एक संस्मरण है। विधा की दृष्टि से अगर देखें तो हम इन्हें कृष्णा सोबती जो है इसकी लेखिका है, ठीक है, और छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि अगर एचपीएससी स्क्रीनिंग की तरह पीजीटी वाले स्क्रीनिंग की तरह अगर भाई इसमें से पूछ लिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, इसलिए लाइन टू लाइन इसको पढ़ाना भी ज़रूरी है। तो ये आप याद रखना, ठीक। अब इसे हम जल्दी थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी आपको ये डिफाइन करके नहीं पूछेगा और आपको डिटेल पढ़नी भी चाहिए क्योंकि आगे जब आपका स्टेट हो जाता है एचपीएससी की जब वैकेंसी आएंगी तो इसी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, सब्जेक्टिव के लिए पढ़ना पड़ेगा। शुरू करते हैं बिना किसी अविलंब के। हम साबो उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूप धड़के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुफ्त उनके मसीहा अंदाज का। साबो उस दिन अगर ये मियां नसरुद्दीन कृष्णा सोबती जी कह रही है कि अगर हम उधर से नहीं जाते तो हमें इनके बारे में पता ही नहीं चलता। हुआ ये कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के, मैंने आपको बताया था ना, ये जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गडैया मोहल्ले की ओर निकल गई। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। एक और बता देती हूँ, ये जो वीडियो हमारी एचपीएससी सब्जेक्टिव वालों के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है और इसके साथ साथ जो पीजीटी एस्टेट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है और जहाँ पर भी आपका एनसीईआरटी पूछा जाता है वहाँ पर तो काम आने वाली है। तो ध्यान से पढ़ते जाइए। हम एक दोपहर के समय जो लेखिका है जामा मस्जिद के पास से मटिया महल के गडैया मोहल्ले से निकल रही थी। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। किसकी दुकान पर? नानबाई था ये, नसरुद्दीन क्या था? नानबाई था। और ये एक क्वेश्चन यहाँ से एचपीएससी ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ था। मियां मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। अब आपसे प्रश्न पूछ ले कि मियां नसरुद्दीन कितनी प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, तो 56 प्रकार की। हमने जो अंदर झाँका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। अब एक बार +2 में बच्चों का जो 6-7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, भाई वहाँ पर ये दे दिया कि वो चारपाई पर बैठकर क्या पी रहे थे। अब कोई वहाँ ऑप्शन था चाय वाय कुछ भी, तो ये भी ध्यान रखना, बीड़ी का मजा ले रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, मतलब बेचारे मौसमों की मार से मतलब धूप गर्मी सर्दी से, आंखों में काइया भोलापन और परेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। मतलब चेहरे पर मौसमों की मार, आंखों में काइया भोलापन, मतलब आंखों में भोलापन और चेहरे पर मौसमों की मार और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। मतलब उसे अपने पेशे से जो मिला हुआ था काम उसमें वह एकदम परफेक्ट था। हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई, फरमाइए। मतलब जब लेखिका उसकी दुकान पर गए तो उसने नज़र उठाई और कहा, बोलिए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसरुद्दीन ने 5000 अंदाज से सिर हिलाया। 5000 मतलब मैं आपका 5000 बाद एक बार नहीं इतनी बार उत्तर दूँ। हाँ जी पूछिए, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर ये तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर गौर कर देखा और जोड़ा मियाँ कहीं अखबारन बीस तो नहीं हो। मतलब उसने ये सोचा घूर कर कि ये कहीं अखबार वाले तो नहीं है, ये तो खोजिया की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों से ही दूर रहते हैं। देखो ये रही इनकी दुकान।
दो को ही निठल्ला समझते हैं। मतलब अखबार वालों को इन्होंने क्या कहा है, निठल्ला कहा है। जैसे पत्रकार आ जाते हैं कुछ कुछ पूछने के लिए। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं। पूछना यह है कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। लेखिका कहते हैं कि इतनी तरह की रोटियां पकाने का ये इल्म जो है, मतलब जो अनुभव है, ये आपने कहाँ से हासिल किया। मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब। पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहाँ और कहाँ जाएगा। कह रहा है कि नानबाई इल्म लेने मतलब इनकी शिक्षा लेने के लिए और कहाँ जाएगा। क्या नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर अंग्रेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा। देखो कितनी बातें सुना दी लेखिका को। क्या फरमा दिया साहब, ये तो हमारी खानदानी पेशा ठहरा। कह रहा कि हम इधर उधर क्यों जाएंगे, ना मीना साज के पास जाएंगे ना आईना साज के पास जाएंगे, ये तो हमारा खानदानी पेशा है। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से, मतलब वालिद वो अपने बाप दादा से। मतलब ये कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। मतलब अख्तियार मतलब हम घर से कोई दूसरा पेशा सीखने के लिए हम कभी घर से नहीं निकले। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। देखें, मतलब कह रहा है कि बाप दादा से हमने ये कलाकारी सीखी और जब वालिद मरहूम था, मतलब पिताजी की मृत्यु के बाद, तो हम अपने इसी ठिकाने पर आकर बैठ गए। आपके वालिद। मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे, मियाँ बरकत शाही नानबाई गडैये वाले के नाम से। किस नाम से उनके वालिद किस नाम से प्रसिद्ध थे। बरकत शाही नानबाई। बरकत शाही, भाई ये नाम भी थोड़े अटपटे हैं, मुस्लिम हैं। मियाँ बरकत शाही नानबाई गडैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। मतलब आपको याद रखना कि कल्लन तो उनके दादा का नाम था और बरकत शाही किसका नाम था, उनके पिताजी का नाम। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो। लेखिका फिर से पूछती है, नसीहत कहे कि मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बजा फरमाया। पर ये तो बताइए कि जब आप हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। लेखिका पूछने लगी कि कुछ तो कहा होगा जब आपने ये काम चालू किया होगा तो आपके बाप दादा ने। नसीरुद्दीन साहिब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, फिर गला साफ किया। कस खींचे मतलब बीड़ी के सुट्टे मारे और फिर अपना गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है, नसीर ये थोड़ा ध्यान से पढ़ते जाना है भाई, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कै अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कै बे, बच्चा कहता है बे। मतलब जब बच्चा कुछ सीखने के लिए बैठता है हम कहेंगे ना, बोल ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो ये इस तरीके से कह रहा है। बच्चा कहता है बे तो कह जीम, ठीक है, कह जीम तो वो क्या बोलेगा, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शार्गिद चुपचाप परवान करता है, समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी एक तो पढ़ाई ये है कि बोलवाते हैं गैल गैल पीछे पीछे, और एक ये है कि जो हम अपना भाई सीख सीख के कर रहे हैं। बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह न आना हुआ पर क्यों। मतलब क्या हुआ कि लेखिका तो उससे बात करे, उसे लगा कि बहुत देर हो गई बात करते करते, छोड़ अब। तो सामने से उसका दोस्त मीर साहिब जा रहा था, उसे आवाज़ देता है और बुला लेता है। मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे न। अब फिर वो कृष्णा सोबती जो है अपनी बात को कंटिन्यू रखती है। इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमानों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का, ठीक है।
आजकल की ये पढ़ाई कह रहे, जब मदरसे मतलब स्कूलों में भेजते हैं तो ना कच्चे में बैठाते ना पक्के में बैठाते, ना पहली में, दूसरा सीधा तीसरी में बैठा देते हैं। ठीक है, एक तो ये पढ़ाई होती है और एक होती है कि गैल गैल भाई बुलवा बुलवा के सिखाते हैं। अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। बात ही बताइए, उन 2-3 जमानों का क्या हुआ? पूछता रहा। जमातों का, सॉरी जमात, जमात जमानों नहीं, जमात, जमात कहते ना, पहले वाले बड़े बूढ़े कहते थे बेटा कौन सी जमात में पढ़ती है। ये बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। ठीक है, मतलब मेरा क्या साफ न था, मतलब मेरा क्या साफ न था। लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, तो भट्टी को आँच न देना सीखते, तो क्या हम सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मंजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया, हैं साहिब, माना, माना, मतलब माना, जो आपकी बात को मानते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गई। ठीक है, सॉरी, मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गई। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मतलब खोमचा मतलब अपनी वो दुकान। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियाँ ने घूरा, बहु तेरे, पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई ये एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? मतलब एक बार की वो बात बताते हैं, जो मियाँ नसीरुद्दीन है लेखिका को एक बार की बात बताता है कि हमारे बुजुर्गों से कोई बादशाह आया और उसने ये कहा कि कोई नई चीज़ खिला सकते हो, तो हुक्म दीजिए। फिर हमारे मतलब बुजुर्गों ने कहा कि हुक्म कीजिए जहाँपना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। बोलो, क्या उनसे बनी ऐसी चीज़, क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? फिर लेखिका कह रही है, क्यों न बनती साहिब, बनी। और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खासी चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है न कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। अच्छा, मतलब खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मजा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि? मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? मतलब कवियत्री बोली कि अच्छा ये कहावत तुम्हारी सच्ची भी है। फिर वो कहता, और क्या झूठी है? आप ये बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। हाँ, मैं यहाँ तो भरनी थी। और आगे है, इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। इस बीच मियाँ ने फिर किसी और को पुकार लिया। मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ने आई रुमाल ले लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ, एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न लेवेगे? उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। कह रहे कि हमारे तो जो वालिद मरहूम है वो तो 80 के पार होकर मरे हैं, और अभी तो हम 70 के हुए, हमें क्या पता इतनी मोहलत खुदा दे भी या ना दे। इस मजमून पर हमने कुछ कहते न बन आया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने स्याही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, यह बात तो पहले हो चुकी न? हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब, क्यों बाल के खाल निकालने पर तुले हो? बाल के खाल निकालना, बात को कुरेद कुरेद कर पूछना। कह दिया न कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है? हम खिसियानी हंसी हंसे, हैं तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते।
मतलब ये हंस तो दिए, लेकिन अगर वो नाम बता देते तो ये अंदाजा लगा लेते कि ये कौन से समय की बात है। ठीक है, वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे और हमारी खिल्ली उड़ाते हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उसका नाम कौन नहीं जानता जहाँ अपना बादशाह सलामत ही न। कौन से? बहादुर शाह जफ़र की। ठीक है, तो नाम आया किसका भाई? बहादुर शाह जफ़र की। 1857 की क्रांति का जो नेता था, कौन था? बहादुर शाह जफ़र था। मियाँ ने अरे अभी टेलीग्राम चैनल की शुरुआत है, स्टेट वाले बच्चे देखो, भगवान करे तुम्हारा इस बार ही हो जाए, नहीं तो ये यहाँ पर हरियाणा जीके वगैरह मैं सब यहाँ डालूंगी, सब पता है मुझे, मैंने सारी पढ़ रखी है। ठीक है, लेकिन अभी चैनल को अपडेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मियाँ ने खींच कर कहा, फिर उलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक का भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है? कह रहे कि आपने कौन सी बादशाह के पास चिट्ठी भेजनी है? ले सुन ले, नाम बहादुर शाह जफ़र था। ठीक है, बता दिया किसना, सोपती जी को। भाई ठीक है, मतलब वो बिना मन के जवाब दे रहा था, वो ठाठ से पीछे पड़ रही थी उसके। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला, अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भुट्टी सुलगा दो, काम से निपटें। ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ ले, आपके बेटे बेटियां हैं? पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंदर के आसार देखिए मजमून न छेड़ने का फैसले आ किया। मतलब ये जो चर्चा थी, मजमून मतलब ये चर्चा छेड़ने का फैसला न लिया, छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। खाली शागिर्दी नहीं साहिब, गिन के मजदूरी देता हूँ। मतलब शागिर्दी मतलब ये तुम्हारी खुशामदी करते हैं या तुमसे वैसे ही काम करते हैं, पैसे देते हो। 2 रुपये मन आटे की मजूरी। क्या मजूरी देते हैं? 2 मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। ठीक है, मतलब आटा बनाते हैं तो 2 रुपये 1 मन आटा। 1 मन होया करता वही 40 kg का। ठीक है, 1 मन बोलिया करता है। कोई गलती हो तो माफ़ करना, जितना मैंने अपनी मम्मी से सुना तो उसे का पता है मुझे। 1 मन, अब पता नहीं 20 किलो, भाई 40 ही होगा हाँ। और 4 रुपये 1 मन मैदे। एक मैदा एक मन मैदा का भाई बनाएगा तो 4 रुपये देंगे, रोटी नान भाई। ठीक है, 1 मन मैदा से कुछ भी बनवाए हो। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती है? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाकर खाने, सीर माल, ताफ तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाँव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ी से ज़्यादा महीन होती है। देखिए एक बात ध्यान से कर लेना, क्वेश्चन आ गया आपका पेपर में आने लायक। सॉरी, कहाँ गए हम? ये कौन सा लेसन आ गया? मैंने पूरी PDF ले रखी है। प्रश्न हमारा यहाँ पर शुरू हो जाता है, बाकर खाने, शीर माल, ताफ्तान, बेसनी, खमेरी, रुमाली, गाँव, गाँव, दीदा, गाजेबान और तुनकी। ये भाई इनकी वो जो 56 तरह की रोटियां बनाना चाहता था, उनमें से कुछ रोटियों के नाम है जो ये जानता है। और HPSC ऑब्जेक्टिव में प्रश्न इन्हीं में से 4 दे दी गई थी और एक को कोई एंड वेंड नाम लिख दिया और बोले इनमें से कौन सी मियाँ नसरुद्दीन की रोटी का नाम नहीं था। ठीक है, प्रश्न कुछ इस तरीके से था, आप इनको एक बार सभी को ध्यान में रख लेना। ठीक है, बाकर खाने, सीस, सिरमाल, ये सारी, गाँव, दीदा, गाजेबान, तुनकी, खमीरी, बेसनी। ठीक, तो एक बार इनको याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न आया था। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन, हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गए, एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। आंखें ठीक एकदम, मतलब कुछ बेचारा के आंखों के आगे कुछ आ गए, एक लंबी सांस ली और गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वो जमाने, मतलब कि वो भाई जमाने गए जब थे जब,
और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। ठीक है, मियाँ अब क्या रखा है, निकाल ली तंदूर से निगली और हजम। बस मतलब ना किसी की बड़ाई, ना किसी की तारीफ, ना किसी का बनाने वाले के प्रति क्या कोई सहानुभूति। तो ये था। अब एक बार प्रश्न इसके भाषा से संबंधित जो है एक बार बात करके देख लेते हैं। बिटर बिटर देखना, ये देखने के खास तरीके को प्रकट किया गया है। देखने संबंधी, ये तो छोड़ो। बिटर बिटर देखना, ये देखना की विशेषता है, ये बिटर बिटर देखना। और है मियाँ मसूरत 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए, ये भी ऐसे ही है भाई। ये इसके आगे बस ये भाई शब्दार्थ ये है। अगर किसी को शब्द मजमून, मतलब वो आ रहा था ना बार बार एक ही शब्द आ रहा था, मजमून मतलब मामला या विषय। रुमाली एक प्रकार की रोटी जो रुमाल की तरह बड़ी और बहुत पतली होती है, तो रुमाली रोटी है। यहाँ से देखोगे तो आपको थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा। जमात होता है कक्षा, ये मैंने आपको बता दिया था। एक मरहूम आया था, करेंगे ना मरहूम बादशाह हुमायूं की ये बेटी फलाना, तो मरहूम होता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसको कहते हैं। ठीक है, अख्तियार करना, ये वालिद होते हैं पिता, वालिद ये पिता को कहते हैं। मीना साज मीना करने वाले, नगीना साज नगीन। और इल्म आरत है एक अक्षर, जानकारी ज्ञान या विद्या। ठीक है, खुराफात शरारत। तो अखबारनवीस पत्रकार। ठीक, ये था भाई हमारा आज का चैप्टर। शायद आपको अच्छा लगा होगा। कृष्णा सोबती का जीवन परिचय बहुत ही डिटेल से आपको करवा रखा है, एंड हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये हमारा आज का चैप्टर था। इसकी जो लेखिका है फिर से लिख देती हूँ, कृष्णा सोबती है। कृष्णा सोबती जी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं, और विधा की दृष्टि से एक ये संस्मरण है। तो यहाँ से ये प्रश्न तो आप कर ही लेना। और मियाँ नसरुद्दीन 56 तरीके की रोटियां बनाने के लिए मशहूर था, और इसका एक रेखा व्रत खींचा है, इसमें रेखा चित्र खींचा है इसका। मियाँ नसरुद्दीन के बारे में बताया है, और वो खाट पर बैठ कर क्या पी रहा था, बीड़ी पी रहा था, 56 तरह की रोटियां बनाना चाहता था। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने प्रश्न बना लेना। तो ये था हमारा आज का ये अध्याय, दूसरा अध्याय है। 8 और बचते हैं, कोशिश करूँगी करवाने की। बच्चे भाई कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं, टाइम है नहीं, तो अब 2-4 दिन तो त्यौहार में मस्त रहेंगे, तो प्लीज़ आप शर्मिंदा ना करें, और जैसे ही टाइम मिलेगा मैं डाल दूँगी। और अगर बस एक बार चैनल को आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों में सभी के पास, और सब्सक्राइब कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने अड़ोस पड़ोस घर परिवार भाई सबसे करवा देना। ठीक है, हाँ, धन्यवाद।